नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट सेशन जो रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई परीक्षा 2024 के लिए। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे। यानी कि प्यारे दोस्तों, जो हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनमें से आज ये 28वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 27 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया है। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जिसमें लिखा है निम्न में से आर के विपरीत क्या होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक ही पासे की 3 अलग अलग आकृतियाँ दी गई हैं और इन पासों की आकृतियों में हमें आर के विपरीत ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जिसमें लिखा है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। प्यारे साथियों, आप लोगों को यहाँ पर एक बेहतरीन सी आकृति दी गई है। इस आकृति में हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि यहाँ पर कुल कितने वर्ग स्थित हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले एक हमेशा की तरह जानकारी है, यदि साथियों आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। यहीं पर हम आपको डेली के बेसिस पर क्लास की पीडीएफ और क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। एक बार से यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम सही जवाब। देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है किसी भी छोर से शुरू करते हुए किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हमारे पास एक पंक्ति है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पंक्ति है और प्रश्न में बोला है कि किसी भी छोर से, चाहे इस छोर से देख लें चाहे इस छोर से। तो पहली बात तो याद रखना है, ये राइट हैंड होता है। यहाँ पर आपका जो सीधा हाथ राइट हैंड होता है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड होता है, सॉरी, जो आपका बायां हाथ होता है, उल्टा हाथ होता है, वो हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है। तो कह रहा है किसी भी छोर से शुरू करें, चाहे ये हम लेफ्ट हैंड से शुरू करें चाहे हम राइट हैंड से शुरू करें, जो हमारा स्थान है पंक्ति में वो कौन सा है, 11वां है। प्यारे दोस्तों, बताना है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे। तो बताओ कितने हो जाएंगे, मेरी बात को समझो। मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद जो इसका फॉर्मूला होता है वो भी बता दूंगा। प्यारे दोस्तों, मुझे बताओ कि अगर हम इस पंक्ति में बीचों बीच बैठे हैं और मेरा स्थान 11वां है तो मेरे राइट हैंड तरफ कितने बच्चे होंगे। आप कहोगे सर मेरे राइट हैंड तरफ 10 बच्चे रहे होंगे और मेरे लेफ्ट हैंड तरफ भी 10 बच्चे रहे होंगे। कितने, 10 बच्चे रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर और एक मैं बैठा हूँ, कौन सा, जो 11वें पे आया हूँ, ये मैं ही तो हूँ, यानी कि अकेला हूँ। तो बताओ कुल कितने बच्चे हो गए। आप कहोगे सर देखो गौर से देख लो प्यारे दोस्तों, 10 तो ये हो गए, 10 10 20 और एक मैं बैठा था तो टोटल 21। ये तो हमारा हो गया जो हम ऐसे ही आरेख बना के बता सकते हैं। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 3 प्यारे दोस्तों, इस पंक्ति में कुल मिलाकर के 21 बच्चे हैं। लेकिन इसके लिए रीजनिंग के जो विद्वान रहे हैं उन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला क्या था प्यारे दोस्तों, वो फॉर्मूला ये था लेफ्ट प्लस राइट, और इन दोनों में से -1 बराबर हम टोटल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लेफ्ट को जोड़ो राइट को जोड़ो और इसमें से -1 कर दो और इससे हमारा बराबर निकल आएगा। तो कह रहा है कि अगर हम लेफ्ट छोर से शुरू कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, हमारा स्थान कौन सा है, 11वां है। अगर हम राइट से शुरू कर रहे हैं तो भी हमारा स्थान कौन सा है, 11वां है। अर्थात जहां पर लेफ्ट रखा है जहां पर राइट रखा है उन दोनों के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 11। तो हमने कहा 11 इस तरफ से है, 11 इस तरफ से है, दोनों को जोड़ करके 1 घटा देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखिए साथियों, मैंने एक तरफ से 11 रखा है, दूसरी तरफ से भी 11 रखा है और इन दोनों में से हमने 1 घटाया तो हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल प्यारे दोस्तों आ जाएंगे यहाँ पर। तो 11 11 होता है 22, 22 में से प्यारे दोस्तों 1 घटा देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो मैंने वही तो बताया है कि टोटल जो पंक्ति में बच्चे हैं वो कितने हैं, 21 हैं। और हम यहाँ पर 22 में से 1 घटा करके भी बता सकते हैं 21 है। तो आप याद रखेंगे, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, चाहो तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक ब्लड रिलेशन का अच्छा सा प्रश्न है, जिसमें बोला है पी क्यू का भाई है। प्यारे दोस्तों, जो पी है ये भाई किसका है, तो याद रखेंगे प्यारे साथियों आप लोग, ये क्यू का भाई है। आगे बोला है आर क्यू की माँ है। यहाँ पर क्या बोला है, जो क्यू है
इसकी माँ कौन है? आर है। आर माँ है तो माइनस लगा देंगे। आगे बोला गया है कि एस आर का पिता है। प्यारे दोस्तों आर का पिता कौन है? आप कहोगे सर एस है, पिता है तो प्लस लगा देंगे। आगे बोला है टी है एस की माँ। क्या बोला है? जो टी है वो एस की माँ है, तो प्यारे दोस्तों हम टी को सबसे ऊपर रखेंगे। ये माँ है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों? माइनस। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए पी का टी से क्या संबंध है। क्या पूछा है? पी का टी से लगा है टी के साथ, तो ये टी क्या बोलेगा? किसे बोलेगा? पी को। तो गौर से देखो, टी को देखें तो टी बोलेगा ये मेरी क्या है? नातिन है। और नातिन का लड़का, माफी चाहेंगे, जो टी है ये टी क्या बोलेगा? ये मेरी पोती है। क्या है? बच्ची क्या होती है? हमारी पोती होती है। जैसे अपने देसी भाषा में हम लोग नातिन बोल देते हैं, ठीक है। नातिन, हालांकि मेरी जो पुत्री होगी उसकी पुत्री नातिन कहलाएगी, लेकिन अगर हम अपनी मॉडर्न लैंग्वेज को छोड़ दें, देसी भाषा को देखें, तो मेरे बच्चे की जो बच्ची होगी वो क्या होगी? नातिन हो जाएगी, ठीक है। और नातिन का भी लड़का होगा तो वो क्या होगा? परनाती होना चाहिए, परनाती होना चाहिए। लेकिन प्रश्न को देखें तो प्यारे दोस्तों आपको परपोता दिया गया है। क्या दिया है? परपोता। इस बात को याद रखेंगे। तो ये प्यारे दोस्तों हम लोगों की क्या आएगी? टी की जो आर है ये पोती है। क्या है? पोती। और पोती का जो बच्चा होगा वो परपोता हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, कूट भाषा में अगर सी को 3 लिखा जाता है, फियर को 30 लिखा जाता है, तो हेयर का कोड क्या होगा? तो गौर से देखो साथियों, सी बराबर क्या है? 3 है। इसके बाद फेयर क्या है? फियर है, FEAR। FEAR को क्या लिखा गया है? आप कहोगे सर 30 लिखा है। और इसके बाद में हमें कोडिंग किसकी बतानी? हेयर की, HAIR का, ठीक है। हेयर की कोडिंग बतानी है तो गौर से देख लो, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो देखो कैसे हुआ है। सी तो 3 पर होता है तो इसलिए इसको 3 रख दिया। उसी प्रकार F 6 पर, E 5 पर, A 1 पर और R 18 पर। तो प्यारे दोस्तों आप कहोगे 18, 19, 5, 24, 36, यानी कि जो भी लेटर दिए गए हैं इनके स्थानीय मान को अगर जोड़ दिया जाता है तो हमारा कूट आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 8 पर होता है H, A होता है 1 पर, ये 9 पर होता है I और R 18 पर होता है। तो 18, 9, 27, 1, 28, 8, 36। तो हेयर के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? 36 लिख सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। जो भी स्थानीय मान होता है उन्हीं स्थानीय मान को आपस में जोड़ देंगे, उत्तर हम लोगों का आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कथन और तर्क से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, समझेंगे। कथन में बोला है क्या दोपहिया वाहन पर 3 से अधिक लोगों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्यारे दोस्तों कथन है, कह रहा क्या दोपहिया वाहन पर 3 से अधिक लोगों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो क्या कह सकते हो? तर्क नंबर 1, हाँ यह शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करता है, नहीं ये असुरक्षित और कानून के खिलाफ है। तो देखो जो हमारा कानून है प्यारे दोस्तों, वो कानून क्या कहता है कि आप दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल, स्कूटी पर केवल 2 लोग सवारी कर सकते हैं और दोनों के सर में हेलमेट होना चाहिए। तो दूसरा वाला अगर तर्क देख रहा है तो कह रहा है यह नहीं, यह असुरक्षित है। क्या असुरक्षित है? कि 3 से अधिक लोगों को एक साथ यात्रा कर रहे हैं। भैया 3 ही अलाउ नहीं है तो 3 से अधिक कैसे बैठा सकते हो? तो ये दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। अब पहला वाला कह रहा है कि यह शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। भैया किस प्रकार की शांति की बात कर रहे हो? अगर कोई धोखे से दोपहिया वाहन पर 3 से 4 जा रहे थे, उनमें से एक टपक गया, अर्थात वो भगवान को, अल्लाह को प्यारा हो गया, तो मुझे ये बताओ प्यारे दोस्तों कि उसके घर में शांति रहेगी या मातम हो जाएगा? तो ये शांति और सद्भाव, किस प्रकार के शांति और सद्भाव की बात कर रहा है? तर्क एग्जैक्टली नहीं कह पा रहा है, तो ये वाला हम लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो आप यहां से बोल सकते हो यदि केवल 2 तर्क निहित है। क्या है? यदि केवल 2 तर्क प्रबल हो। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए प्यारे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला है एक्स और वाई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। बाएं छोर से शुरू करते हुए एक्स दाईं और छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है और दाईं छोर से शुरू करते हुए दाईं छोर से शुरू करते हुए वाई बाईं और छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। अब एक्स वाई के ठीक बाईं ओर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? चलिए प्यारे दोस्तों गौर से देखो। सबसे पहले तो हम बाएं दाएं देखेंगे, तो यहां पर हमारी दिशा होगी दाईं। दाईं को ही हम प्यारे साथियों राइट यानी आर कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। दाईं को ही क्या बोलते हैं? राइट। और ये हमारी दिशा होती है बाईं। तो ये दिशाएं मैं हर प्रश्न में लगभग आपको बताता हूं, तो इस बात को याद रखेंगे। देखो कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर इन लोगों के मुख हैं एक्स वाई के, और एक पंक्ति है हम लोगों के पास। क्या है? एक पंक्ति है। एक पंक्ति में कह रहा है कि बाएं छोर से शुरू करते हुए एक्स को दाईं और छठे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। अर्थात अगर एक्स यहां पर था
तो प्यारे दोस्तों इसको छठे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है दाईं ओर। दाईं ओर अर्थात इस दिशा में x को हम क्या कर देते हैं, छठे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों पहला स्थान तो ये, दूसरा हमारे पास ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। तो प्यारे साथियों आप देख पाओगे कि जो x है वो अब यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, x हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद कह रहा है कि दाईं ओर से शुरू करते हुए, भैया दाईं ओर से शुरू करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, y को बाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। अर्थात दाईं ओर से शुरू करते हुए y को हम दाईं, कहाँ कह रहा है, दाईं ओर से शुरू करते हुए y को हम बाईं ओर अर्थात इस दिशा में छठे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर y यहाँ पर रहा होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, गौर से देखो, चार तो ये हो गए, पांचवा और छठवां। छठवें स्थान पर प्यारे दोस्तों y यहाँ पे आ जाएगा। कौन आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, y, ठीक है, y हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कौन से स्थान पर, y के लिए ये स्थान हो चुका है और x के लिए हमारे पास ये स्थान है। तो प्यारे दोस्तों उसने कहा अब x y के ठीक बाईं ओर हो गया। भैया जो x है, ये जो x है, ये x हमारा y के ठीक बाईं ओर हो गया। हाँ बिल्कुल बात सही है, ये बाईं दिशा ही तो है, इस दिशा में हो गया। आप कहोगे हाँ सर, तो x हमारा y के ठीक बाईं ओर हो गया। अब कह रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो भाई हमने सीधे के सीधे लड़के बिठा दिए हैं। अब बताओ कितने हैं, तो आप सीधा यहीं से काउंट कर लेंगे, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। 12 दिया गया है विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 जो कि दूसरे स्थान पर है, ये सही उत्तर होगा। एक बार फिर से समझ लो जिसे समझ में नहीं आया है। कहा गया बाईं छोर से शुरू करते हुए x को हमने 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया और दाईं छोर से शुरू करते हुए हमने y को 6 स्थान स्थानांतरित किया है। कौन सी दिशा में, बाईं दिशा में। तो अब x जो है वो y के ठीक बाईं ओर हो गया। पंक्ति में बच्चे बताने थे तो हमने बता दिया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का एक और प्रश्न है। कहा गया है यदि एक कूट भाषा में कॉन्शियसली को हम ये लिख देते हैं तो सॉइल को कैसे लिखेंगे। प्यारे दोस्तों पहले तो गौर से समझो, कॉन्शियसली लिखा गया है, ये आपके पास CO, उसके बाद में N, फिर S, फिर हमारे पास C, फिर I, उसके बाद में O, फिर U, फिर S, फिर L और Y। ये हमारे पास रहा कॉन्शियसली। ठीक है, और इसको हमने क्या लिखा है, एक एक करके हम जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। कॉन्शियसली इसी तरह से लिखा गया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। CONSCIOU, CONSCIOUSLY, बिल्कुल सही लिखा है। तो इसकी कोडिंग क्या की गई है, सबसे पहले तो ये समझो, इसकी कोडिंग की गई है प्यारे साथियों, शुरुआत में क्या है PEB, क्या है PE और B, इसके बाद में क्या है भैया NPJ, N, उसके बाद में P, फिर J, NPJ, और उसके बाद में क्या है EXN, E, इसके बाद में X, फिर N, और क्या है प्यारे दोस्तों KM। ठीक है, इस तरह से इसकी कोडिंग की गई है। लेकिन प्यारे दोस्तों प्रश्न में हमसे केवल ये पूछा है कि भैया आप सॉइल का कोड बता दो, SOIL का। किसका, SOIL का। चलिए देख लेते हैं SOIL का कोड क्या होगा। तो गौर से समझो, गौर से समझो। यहाँ पर मैंने कहा जो भैया जिसके सामने है उसको वैसा ही लिख दो। कैसे, मैं कह रहा हूँ C के सामने जो P है P हो गया, O के सामने O है O हो गया, उसी प्रकार N के सामने B है B हो गया, S के सामने N है N हो गया। देखो गौर से, यहाँ पर अगर देखोगे तो S के सामने क्या है, N यहाँ पर आया है, उसी प्रकार S के सामने N यहाँ पर भी आया है। तो जो जिसके सामने उसका वही कोड होगा। तो भाई S के सामने N होना चाहिए, तो शुरुआत तो N से होगी। तो ये दो विकल्प तो फालतू में बैठे, इनको काट दो। इसके बाद O के सामने क्या है, आप देखोगे O के सामने E यहाँ पे भी है और E यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमारा O के सामने क्या आ जाना चाहिए, E आ जाना चाहिए। तो NE से शुरुआत होगी विकल्प की। भैया NE से दोनों में शुरुआत हो रही है। I के सामने क्या है, तो आप कहोगे सर I के सामने हमारे पास J मिला है। I के सामने J है तो J रख देंगे। और L के सामने देखोगे तो प्यारे दोस्तों K मिला है। क्या मिला है, L के सामने यहाँ पे देखो K मिला है, तो हम K रख देंगे। NEJK देखेंगे विकल्प नंबर 2 में है, जो तीसरे स्थान पर दिया है। प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 2, गौर से समझ लो, ये जो विकल्प नंबर 2 है इसका सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। यह है कथन और अनुमान से संबंधित, जिसे हम पूर्वानुमान कहते हैं। कह रहा है हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, कथन में बोला गया है। अब इसमें आप अनुमान क्या लगा सकते हैं, यानी कि आपकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है, पूर्वानुमान क्या हो सकता है। कह रहा है हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। एक अनुमान लगाया, क्यों नहीं सोना चाहिए, कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। क्या कह रहा है, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, ये कह रहा है कि वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए।
तो ऐसी कई बात समझ में आ रही है। पूर्वानुमान लगाओ भैया, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, कई बार हम लोग खेतों में भी जाते हैं, अपने घर के आसपास भी वृक्ष हैं तो हम वृक्षों के नीचे सोते हैं, कई लोग सोते हैं। तो क्या वृक्षों से जो पत्तियां गिरती हैं उनसे कपड़े खराब होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये तो पूर्व धारणा बिल्कुल गलत है। अब कह रहा है वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई ये बात साइंटिफिकली प्रूव है, ये बात साइंटिफिकली प्रूव है। क्या कि प्यारे दोस्तों, जब हम वृक्ष को रात में देखते हैं तो रात में जब हम सोते हैं तो रात के समय जो वृक्ष होते हैं वो क्या निकालते हैं? CO2। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसी कारण हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो यहां पर आप बोलोगे जो दूसरा वाला निहित है, क्या बोलोगे? केवल और केवल पूर्वानुमान 2 निहित है। तो विकल्प नंबर 2 प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पासा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है एक पासे के 6 फलक पर PQRSTU है, R के विपरीत क्या होगा? क्या पूछा है? ये जो R दे रखा है हमारे पास, इस R के विपरीत क्या होगा? भैया सबसे पहले पासे की आकृतियों को देखो। तो मैं कह रहा हूँ पासा नंबर 1 ये मान लेते हैं, आकृति नंबर 1। एक ही पासे की दूसरी आकृति ये है और उसी पासे की तीसरी आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार से आई हुई है। तो अब बताओ, कह रहा है R के विपरीत। भैया R यहाँ पर भी है और R यहाँ पर भी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है जिसके विपरीत पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों, कोई भी सतह हो, अगर उस सतह के विपरीत पूछा जाता है तो वो सतह कभी साथ नहीं देख सकती है विपरीत वाली। देखो जैसे मैंने कहा R के विपरीत पूछा है तो R यहाँ भी है आपका और R यहाँ भी है, तो R के साथ जो नंबर दिख रहे हैं वो कभी भी इसके विपरीत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भैया मेरे साथ दिखने वाला, मैं कह रहा हूँ मेरे आंखों के सामने जो दिख रहा है, क्या मेरे पीछे भी वो दिखेगा, मेरे बगल में दिखेगा? देखो मेरी बात को समझो, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे आंखों के सामने कुछ दिखाई दे रहा है, तो मेरा आंखों के सामने का विपरीत क्या होगा? जस्ट पीछे। तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरे आंखों के सामने वाला मेरा जो विपरीत बनेगा वो मेरे दाएं हाथ पे बन जाएगा या फिर मेरे बाएं हाथ पे बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। मेरे आंखों के सामने का जो होगा, इसका जो विपरीत होगा वो जस्ट मेरे पीठ पीछे होगा। तो ये जो साथ में दिखने वाले होते हैं, साथ में जो फलक दिखाई देते हैं, ये कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। अर्थात P कभी विपरीत नहीं होगा, Q कभी विपरीत नहीं होगा, T कभी और S कभी विपरीत नहीं होगा। अर्थात R के साथ में P विपरीत नहीं आएगा, हमने काट चुके हैं। Q नहीं आएगा, हम काट चुके हैं। T भी नहीं आएगा, हम काट चुके हैं। अब बचा हुआ विकल्प केवल और केवल विकल्प नंबर 3 है। तो R के अपोजिट में क्या हो जाएगा साथियों? U हो जाएगा। इस बात को सभी याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? R के साथ R का जो अपोजिट होगा वो U हो जाएगा। देखो मैं प्रूव करके बताता हूँ, इस पूरे को मिटा दूँ एक बार से, देखो गौर से समझो। अब मैं कह रहा हूँ ये पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 को देख लो, इसमें 2 लेटर कॉमन है। एक तो ये हमारे पास Q है, दूसरा यहाँ पे भी Q है। तो मैं Q को Q के अपोजिट रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो P आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P। और यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो T आ जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद फिर से हम P से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे पास R आएगा और T से घुमाएंगे तो U आएगा। तो R के अपोजिट क्या आएगा भैया? U आएगा। और वही मैं शॉर्टकट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो साथ में दिख रहा होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। इस कारण से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है दिए गए प्रश्न में कुल कितने, क्या बोला है? दिए गए प्रश्न में कुल कितने वर्ग हैं? तो भैया मैं कल की तरह इसका थोड़ा सा प्रयोग कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर जो बनी हुई आकृतियाँ हैं इनको मिटा देता हूँ। इनको मिटाने से क्या होगा? आपका प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? अगर मैं इनको मिटा दूंगा तो ये जो हमारा प्रश्न है ये पूरी तरीके से आसान हो जाएगा। ये जो प्लस प्लस लगे हैं, अब हमें लगता है आप लोग सीख गए होंगे। RPF कांस्टेबल में जब पिछली बार 19 में पेपर हुआ था उसमें वर्ग से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो भी शिफ्ट हो रही थी उसमें सब वर्ग वर्ग बताओ, वर्ग बताओ, वर्ग बताओ। तो मैंने सोचा कि जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनमें मैक्सिमम वर्ग, त्रिभुज और आयत सभी लेंगे, ठीक है, सभी लेंगे। तो अब बताओ इसमें कितने वर्ग हैं? तो मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, कल ही का प्रश्न है, शायद आज मॉर्निंग का ही होगा शायद, ठीक है। आज मॉर्निंग की जो यूपी पुलिस की हुई थी उसमें भी वर्ग का करवाया था। तो जब भी आपके सामने ऐसी आकृति दिखाई दे रही हैं, जब भी आप लोगों के सामने ऐसी आकृतियां दिखाई दे रही हैं तो आप क्या कह सकते हो? भैया यहाँ पर कुल कितने वर्ग हैं? आप कहोगे चलिए सर नंबर देते हैं। क्या देते हैं? नंबर। भाई फ़ोन नंबर नहीं देना है, इसमें केवल संख्याओं का नंबर देना है। 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से 1 2 1 2 3 पहले हम पंक्ति में दे देते हैं, फिर स्तंभों में दे देते हैं। और हमने कहा लास्ट का लास्ट से गुणा करवाना सीख लो। भाई हम 3 का गुणा कर देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ग। उसके बाद इसका लास्ट का लास्ट से यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे 1 में तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ग। तो जब भी ऐसी आकृति आएगी कुल कितने वर्ग मिलेंगे? आप कहोगे प्यारे साथियों 8 वर्ग मिलेंगे। कितने? 8। तो मैं कह रहा हूँ क्या भैया ऐसी ही आकृति दिखाई दे रही है? मुझे बताओ। तो आप कहोगे हाँ सर ऐसी ही आकृति तो है ये।
ये वाली जो आकृति है वो बिल्कुल एज इट इज़ है जो मैंने आपको बताई है भैया, ये वही तो है। गौर से देख लो, अगर समझ पा रहे हो तो ये वही आकृति है जो मैंने आपको बताई है। और इसमें भी अगर आप नंबर दोगे, अगर नंबर दोगे तो 1 2 3 और 1 2, देखो मैंने इसको अलग से छोड़ दिया है, अभी इसको हम अलग से काउंट कर लेंगे इस वाले को, ठीक है। तो मैंने कहा 1 2, तो 3 का 2 में 6 और 2 का इसमें 8। तो आप यहाँ से सीधा कह सकते हो उनको मिटा करके कि ये जो हरे कलर की आकृति है इसमें 8 वर्ग हैं। कितने हैं? 8। और इसके अलावा एक ये हो गया, कितने हो गए? 9। गौर से देखते जाओ, 9 हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि कुछ काले अभी जो हमने मिटाए हुए हैं वो भी तो थे। एक तो यहाँ पे ऐसा था कुछ इस प्रकार से, और इसमें बीच में कट लगा हुआ था। तो मुझे बताओ इसमें कितने वर्ग हैं? आप कहोगे सर नंबर देंगे 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। अरे दादा गड़बड़ हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे, ये हमारा वर्ग नहीं होगा, ये हमारा वर्ग नहीं होगा। तो फिर क्या होगा भाई? ये तो आयत हो जाएगा। सम्मुख भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो ये छोटे छोटे तो आयत हो जाएंगे, लेकिन इनमें से एक वर्ग निकल के आ जाएगा। ऊपर वाला जो पूरी सी आकृति है यहाँ पर एक वर्ग बता देगी। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो साथियों, अभी यहाँ पे एक पंजा लगा हुआ था, कुछ इस प्रकार से वर्ग था और वो बीच से कटा हुआ था। तो हमने इसमें भी बताया आपको। और एक यहाँ पे भी ऐसा ही लगा हुआ था, ये एक प्लस ऐसा भी लगा हुआ था एक वर्ग में ऐसे यहाँ पे। तो इसमें भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखो 5 तो यहाँ से हो गए। कैसे भाई? एक बार फिर से समझ लो यदि नहीं याद है। देखो जब भी ऐसा एक आपके सामने आकृति आती है, इस आकृति में लगा हुआ हो प्लस, तो 1 2 3 और 4 ये तो हो गए, और एक दोनों से मिलकर के बनेगा, ठीक है। तो कितने? 5। तो ऐसी आकृति में सीधे 5 बताते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने वही 5 यहाँ पर बता दिए और 5 यहाँ पे, 10 हो गए। और देखो 9 तो यहाँ पे हो गए थे, तो एक तो ये वाला हो गया, तो आप कहोगे एक ये, और दोस्तों 5 5 10 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे? आप कहोगे साथियों 20 हो जाएंगे। और 20 हमें विकल्प नंबर 2 में दे रखा है। तो क्या बोलेंगे साथियों? इस प्रश्न में जो वर्गों की संख्या है वो 20 है। देखो मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ पूरी तरह से, मैं इसको मिटा देता हूँ। ऐसी आकृति आप लोगों को मिलेगी। गौर से देखो, मैंने उसको यहाँ पे बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे बनाने के स्थान पर मुझे यहाँ पे बनाना था। इसमें भी हमारे 5 होंगे। देखो एक एक करके मैं फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं वही कलर यहाँ पे भर दूंगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, उसके बाद एक ये वाला, 11 हो गए। 11 के बाद हमने अभी जो हरे कलर से देखे थे वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से थे। ये कितने थे भैया? हरे कलर से जो देखे गए थे, ये हरे कलर से जो देखे गए थे वो 9 थे। कितने थे? 1 2 3 4, इस तरह से कट लगे हुए थे। 1 मिनट, देखो इस तरह से जो कट लगे हुए थे यहाँ पे, यहाँ पर ये जो कट लगे हुए थे, इसमें कितने थे? 8 थे। एक ये अलग से था। तो भैया पहले हमने 11 गिन लिए और 9 ये हो गए, तो कितने हो गए? 20 ही होंगे। इस बात को याद रखेंगे। 20 हमारा विकल्प नंबर 2 में है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति पूरी होती है? तो भैया देख लो, सबसे पहले तो हमें ये चारों भुजाएं मिला देनी है। उसके बाद में ये भुजा हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। गौर से समझो, ये भुजा हमारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ से इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से। तो ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है मुझे बता दो, बताओ मुझे कहाँ पे मिल रही है। तो आप अगर देखने जाओगे, यही जो आकृति है प्यारे दोस्तों, गौर से देखो, ये जो एक मिनट यार, ये जो आकृति है, ये वाली आकृति, ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको विकल्प नंबर 1 में। देख लो गौर से साथियों, विकल्प नंबर 1 एज इट इज बता रहा है जो हमने अभी प्रश्न में बनाई हुई है। कौन सी बनाई हुई है? पूरी एक सीधी लाइन है, उसमें से एक ये प्लस लगा हुआ है, उसके बीच में ये 2 आए हुए हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। देखो इसमें ये दूसरी तरफ जा रहा है, इसमें हमारा ऊपरी तरफ जा रहा है, ये गलत है। ये दूसरी तरफ जा रहा है, ये भी गलत है। 2 3 4 तो सीधे सीधे गलत दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहा गया है आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखो अभी तक हम बाद वाले दिन जानते थे, लेकिन अब हम पहले का दिन जानेंगे। जो 18 दिन बीत गए हैं उनसे 18 दिन पहले का दिन कौन सा रहा होगा? तो मैं कह रहा हूँ आज क्या है भैया? आप कहोगे सर आज संडे है। आज क्या है? संडे है। प्रश्न के अनुसार है, वैसे आज संडे नहीं हो सकता है, ठीक है। आज है तो हमारा वेडनेसडे, लेकिन प्यारे दोस्तों आज क्या है? प्रश्न के अनुसार संडे है। कह रहा है 18 दिन पहले, तो भैया आज तो संडे है। 18 दिन पहले अर्थात कैलेंडर में मुझे पीछे जाना है। कहाँ पर? पीछे जाना है कैलेंडर में। पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं। भाई 18 दिन को आप कैसे लिख सकते हो? 18 दिन को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 सप्ताह। क्या लिख सकते हो? 2 सप्ताह और प्यारे दोस्तों 4 विषम दिन। क्या लिख सकते हो? 2 सप्ताह और 4 विषम दिन। क्यों लिख सकते हो? ऐसा क्यों लिखोगे? क्योंकि प्यारे दोस्तों मैंने बताया है कि जो सप्ताह होता है हर 7वें दिन के बाद का दिन रिपीट हो जाता है। जैसे मैंने कहा आज संडे है, तो पिछले 7 दिन पहले क्या रहा होगा? संडे रहा होगा। और 7 दिन पहले क्या रहा होगा? फिर से संडे रहा होगा। अर्थात एक सप्ताह में 7 दिन पहले का दिन आता है।
तो 2 सप्ताह पहले क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। और 4 विषम दिन है, चूंकि कैलेंडर में पीछे जाना है तो इस संडे में से हम 4 घटा देंगे। अगर आगे जाना होता तो हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे हम घटा देंगे। और संडे में आप घटाओगे तो सैटरडे आएगा। क्या आएगा? सैटरडे। सैटरडे के पहले क्या आएगा? फ्राइडे। फ्राइडे के पहले थर्सडे। थर्सडे के पहले वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार, यानी कि आज का दिन, जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं आपको, आज का दिन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये हमारा बुधवार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि आज रविवार होता तो 18 दिन पहले कौन सा वार होता? भैया बुधवार होता। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर विकल्प नंबर 1 होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।